फरमान ए दरबार ए जनता, यूं ही कोई शख्स एक्स मुस्लिम नहीं बनता। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। क्या आप भी आज़ाद ख्याल इंडियन एक्स मुस्लिम हैं? इस्लाम की जहालत से परेशान हैं, लेकिन अपना हाले दिल बयां नहीं कर पाते? अब आप अकेले नहीं हैं। आगे आइए और आवाज बुलंद कीजिए ताकि बाकी एक्स मुस्लिम लोगों को हौसला मिल सके आगे आने का और खुलकर जीने का और अपने वतन और दुनिया को इंसानियत के रास्ते पर आगे ले जाने का। मुझे ईमेल करें और मेरे लाइव शो यूं ही कोई शख्स एक्स मुस्लिम नहीं बनता में गेस्ट बनकर आएं और अपनी कहानी सुनाएं। सुनेगी दुनिया, बदलेगी दुनिया। जरूरी नहीं हर कोई आगे लड़ने आए, लेकिन लड़ने वालों का हौसला तो बढ़ाया ही जा सकता है। एक बार खड़े होकर अपने आप को संभाला था, अब खड़े हो जाइए दुनिया को संभालने के लिए। जय हिंद, साइंस हाफिज। नमस्कार आदाब, मैं हूं जफर हेरेटिक और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो यूं ही कोई शख्स मुल्हिद नहीं बनता, जिसमें मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा एक्स मुस्लिम लोगों की कहानियां आपके सामने लाई जाएं ताकि एक्स मुस्लिम आवाम आगे आ पाए और हम सबको भी खुलकर जीने का मौका मिल पाए। अब वो बात अलग है कि खुलकर जीने का मौका तो ये आजकल एक्स मुस्लिम ही एक्स मुस्लिम को नहीं दे रहे, तो और वो भी बेकार की कंट्रोवर्सी में। तो बात करूंगा इस पर भी थोड़ी सी। खैर, शो शुरू करने से पहले बता देता हूं कि मैं थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं मैं इसमें। तो इस चैनल पर अब मैं लाइव कॉल्स काफी लिमिटेड कर रहा हूं, मतलब अब इंटरव्यू और जो डिस्कशन कॉल होंगे वो मेरे बैकअप चैनल पर ही होंगे। और जैसे कोई फीमेल एक्स मुस्लिम या फेस दिखाने वाला एक्स मुस्लिम या कोई जानी मानी कोई हस्ती इंटरव्यू के लिए आती हैं, तो उनकी कहानियां आपको यहां पर मिलेंगी। बाकी सारे इंटरव्यूज और जो भी डिस्कशन शो होंगे वो मेरे बैकअप चैनल पर होंगे। तो आपसे यहाँ इस चैनल पर आपको केवल मेरी जनरल वीडियोस मिलेंगी, या खिलाफत टाइप की कोई सीरीज आती है तो वो मिलेगी। मतलब इस चैनल से आपको सारा शॉर्ट एंड बेस्ट कंटेंट ही आपको मिलेगा, और लाइव शोज केवल बैकअप चैनल से होंगे। और भी मैं मतलब आगे मेरा प्लान भी है कि कुछ और तरह के मैं डिफरेंट टाइप के कंटेंट बैकअप चैनल पर मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी तक अगर किसी ने बैकअप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बैकअप चैनल भी अब ठीक से अब इस्तेमाल होगा अब आगे, और बढ़िया कंटेंट भी आपको उस पर मिलेगा अब आगे। तो आज की जो हमारी एक्स मुस्लिम है वो एक फीमेल एक्स मुस्लिम है और फेस के साथ अपना एक्टिविज्म भी करती हैं। तो इनके बारे में जानते हैं, कैसे क्या कुछ इन्होंने झेला और किस तरह की वीडियोस ये बनाती हैं, मकसद क्या है, सब कुछ जानेंगे इन्हीं की जबानी। तो मैं इन्हें ऐड कर लेता हूँ। जी नूरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। ओह सॉरी। शुक्रिया बहुत बहुत जफर, मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। जी थैंक्स अ लॉट। तो शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं एक्चुअली कामना करता हूं कि आज आपकी स्टोरी सुनकर और भी जो फीमेल्स हैं वो आगे आएं, और इस्लाम जैसी आइडियोलॉजी जो कि फीमेल्स के लिए बहुत बेकार आइडियोलॉजी है, जो कि उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती और उन्हें किसी तरह का हक नहीं देता है। ये उन्हें सिर्फ एक, मतलब अगर मैं साफ लफ्जों में कहूं तो एक बच्चे पैदा करने की मशीन से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। जी, तो हम चाहते हैं कि फीमेल्स सुने, समझें और इससे बाहर निकलने की कोशिश करें और फ्री थिंकिंग की ओर बढ़ें। अच्छा, तो नूरिया जी, सवालों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। उससे पहले बस मैं आपके 2 से 3 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं जरा कुछ लोगों की कंफ्यूजन चल रही है वो जरा मैं पूरी कर देता हूँ जरा। एक, कोई बात नहीं। हाँ आप म्यूट कर सकती हैं अपना आपको तब तक। बिल्कुल। जी, तो एक खातून का फेक एक्स मुस्लिम होने का मामला चल रहा था। आरोप था कि वो खातून नहीं लड़का है, और ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर कोई जेंडर को लेकर झूठ बोल सकता है तो इसकी भी क्या गारंटी कि आपने
जो एक्स मुस्लिम होने के लिए मतलब अपना बताया था वो सच हो या ना हो। अच्छा, इनका जो कंटेंट था उसे भी हेटफुल कहा जा रहा था, कुछ लोगों ने बताया था, मैंने नहीं देखा, मुझे वक्त भी नहीं होता इतना। चलो खैर कोई बात नहीं, हमें जेंडर से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और मैंने भी अपनी तरफ से ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि मैंने एफबी पर उन मोहतरमा से बात भी की और उन्हें कहा कि आप मेरे साथ में एक प्राइवेट डिस्कशन कर लें विद फेस। तो उन्होंने खुद कहा कि हाँ मैं बात करूंगी, और तब तक आप मेरी अपने साथ में मतलब जो वीडियोस हैं आप उन्हें हटा दो, प्राइवेट कर दो, खुद कहा उन्होंने। तो मैंने उनकी अपने साथ में जो भी कुछ वीडियोस थी उन्हें मैंने ओनली मेंबर सेट करके और एक पोस्ट डाल दी कि जब ये पर्सनल वीडियो कॉल कर लेंगी तब मैं इसे वापस से पब्लिक कर दूंगा। तो खैर मैं अभी भी वेट कर रहा हूं उनका, जैसे ही वो तैयार होंगी इसके लिए मैं वापस से वीडियो पब्लिक कर दूंगा और पोस्ट डालकर सबको बता भी दूंगा। तब तक उस टाइम तक मेरी तरफ से आप रेड सिग्नल ही समझें, अब वो करें या ना करें तब तक आप लोग भी अपनी समझ से डिसाइड करें, मेरा इसमें कोई बीच भी नहीं है। तो बस इतना मामला है। अच्छा, इस पर एक मुझे ये भी आइडिया आया फिर कि क्यों ना हम एक सर्टिफाई एक्स मुस्लिम की कॉन्सेप्ट पर सोचें, जस्ट आइडिया। तो मैंने वोटिंग पोल बनाया कि ह्यूमन विद साइंस चैनल, क्योंकि किसी रिलीजन से ताल्लुक नहीं रखते, तो उन्हें जो एक्स मुस्लिम कॉल करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वीडियो कॉल कर लें वो उन्हें सर्टिफाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मतलब भेजने भी नहीं है, बस कॉल पर दिखाने हैं, और मतलब वो कोई कॉल रिकॉर्ड भी नहीं होगी, स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया जाएगा। बल्कि इससे पहले हम मतलब ये भी कर सकते हैं कि हम एक इंटरव्यू ही ले लें, जरूरी नहीं है कि हम उनकी आइडेंटिटी ही एक्सपोज करें, हो सकता है पहले हम एक इंटरव्यू भी ले लें। आइडिया था, और भी कई ऑप्शंस हो सकते हैं, जस्ट एक आइडिया था, तो लोगों के सजेशन मैंने मांगे। तो आइडिया में मैंने ये भी रखा था कि हम कोई गाइडलाइंस नहीं बनाएंगे, जो जैसे काम कर रहा है वैसे करते रहें और सर्टिफाई हो सकते हैं। फिर भी अगर कोई नहीं होना चाहता फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस लाइक सिक्योरिटी एंड ऑल, तो हम उसे कोई झूठा एक्स मुस्लिम भी नहीं कह रहे, हम ऐसा नहीं है कि हम उसे कोई टैग दे देंगे, इट विल बी ऑप्शनल, इट विल नॉट बी मैंडेटरी। तो आइडिया तो यही है कि फेक लोग जो हैं वो फिल्टर हो जाएं, लेकिन अगर कोई सर्टिफाई ना होकर भी नफरत नहीं फैला रहा है तो इट्स गुड, हम उसे भाई क्यों फेक कहें। और अगर कोई नफरत भी फैला रहा है और सर्टिफाई भी नहीं है तो फिर तो वो पक्का ही फेक होगा ना। और बस ये भी है कि भाई जो बहुत सारे रैशनल टाइप के मोमिन लोग हैं वो ह्यूमन विद साइंस को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो जो वहां से सर्टिफाई होगा उस पर थोड़ा उनका भरोसा बढ़ जाएगा, तो लोग थोड़ा जल्दी एक्स मुस्लिम बनेंगे। तो आइडिया का रीजन यही था कि जब कोई झूठा एक्स मुस्लिम एक्सपोज होता है तो मोमिन सभी को कह देते हैं भाई सभी झूठे हैं, तो बस इसलिए। पोस्ट भी खैर अभी चैनल पर पड़ी है, तो वो भी अभी आप जाकर देख सकते हैं और खुद पता लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये आइडिया मैंने लोगों से पूछा और किसी ने इसका आधा पार्ट ट्विटर पर शेयर कर दिया कि देखो ये तो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं झूठे और सच्चे एक्स मुस्लिम का। इस पर हमारे पुराने एक्स मुस्लिम चचा अटैक मोड में आ गए। अच्छा, मैंने उन्हें बहुत समझाया कि भाई देखो ये एक आइडिया है और किसी ने आधी पोस्ट शेयर कर दी है, फुल पोस्ट का लिंक भी दिया मैंने उन्हें ट्विटर पर ही, और उनसे कहा कि इस पर आप भी अपनी राय दो, इसे इंप्रूव करते हैं। लेकिन भैया वो तो एकदम फुल अटैक मोड में आ गए। तो चचा ने 2 मिनट में पोस्ट खोलकर नहीं पढ़ी, लेकिन उस पर 2 घंटे की स्ट्रीम कर ली इसी बात पर, और फिर कह रहे हैं कि ये कितनी घटिया इंग्लिश में लिखा है। अरे चचा, वो पोस्ट मैंने हिंदी में लिखी थी और फिर इतना टाइम था नहीं मेरे पास, तो मैंने बस गूगल ट्रांसलेट कर लिया था उसमें। तो मैं भी मानता हूँ कि मेरी जो इंग्लिश है इतनी अच्छी नहीं है। नूरिया जी हैं, उनकी अच्छी इंग्लिश है, वो कर रही हैं चैनल पे, अपने इंग्लिश चैनल भी है उनका, मेरी अच्छी होती तो मैं भी करता, लेकिन खैर वो मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने वैसे ही बस जल्दी जल्दी में उठा के गूगल से ट्रांसलेट कर लिया था। तो भाई खैर पता चला कि पता नहीं, अब मतलब चचा की गलत फहमी थी या क्या था, मैं समझा नहीं। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं मैं उनकी क्योंकि मुझे लग रहा है कि हो सकता है उनकी गलत फहमी हो, क्योंकि बात उन पर नहीं, वो जो मोहतरमा का कॉन्टेक्स्ट था उस पर थी। तो चचा ने अपना पैन कार्ड भेजा। मुझसे कह रहे हैं, मुझसे भी मांग रहे हैं। तो अरे चचा भाई, मैंने कहा था क्या कि मुझे भेजो, जहां शो करने का आइडिया था वहां भेज देते। और भेजते भी क्यों भाई, आधा अधूरा आइडिया है अभी, तो उस पर मैंने लोगों से उनके ओपिनियन मांगे। लेकिन ठीक है, अगर आपको इतनी जल्दी थी तो भेज देते वहां पे। अच्छा, इस पर अब चचा के कुछ भक्त लोग बिना मामला जाने मुझे अनसब्सक्राइब करने की धमकी भी दे रहे हैं।
ठीक है कर दो भाई, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी के भक्त मत बनो आप, मेरे भी मत बनो, फ्री थिंकर बनो, खुद से देखो भाई क्या मैटर है और क्या करना चाहिए। खैर चलो, चचा के पास इतना टाइम होगा कि एक प्रपोज्ड आइडिया पर वो ख्यालात रखने की जगह अटैक स्ट्रीम रख लें। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं बहुत ही फोकस्ड होकर अपना काम करता हूं, और मैं किसी तरह की कंट्रोवर्सी में ना पड़ता और ना ही मैं बढ़ाना चाहता। मेरा जो चैनल है वो रियल कंटेंट बनाता है, बेकार की कंट्रोवर्शियल स्ट्रीम्स नहीं। हालांकि कुछ और अभी इस कंटेंट के बहुत भूखे लोग हैं जो अभी भी इस पर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और बहुत स्ट्रीम भी कर रहे हैं, करने देते हैं। मेरी तरफ से मामला खत्म, और अब काम पर फोकस। तो आप अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं नूरिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। सबसे पहले तो आप हमें अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपकी किस तरह की फैमिली है और कितना वक्त आपको मुल्हिद हुए बीत गया है। जी तो मैं एक ब्रिटिश पाकिस्तानी फ़ैमिली से हूँ, तो हम सुन्नी इस्लाम फ़ॉलो करते हैं। मेरी फ़ैमिली इतनी ख़ास मज़हबी नहीं, मतलब मेरे अम्मी-अब्बू इतने ख़ास मज़हबी नहीं हैं। मेरे जो हम्म, दादा-दादी, नानी वग़ैरह ननियाल वो सारे मतलब खट्टर मज़हबी हैं। तो जब मैं छोटी थी ऑब्वियसली मैं यूके में रहती थी उन सब के साथ और तो ऑब्वियसली मेरा और मेरा दादा-अब्बू का जो रिश्ता था वो काफ़ी गहरा था, तो वो इमाम थे लोकल मस्जिद के। तो उनको भी मतलब ज़्यादा मतलब प्राउड करने के लिए मैं ज़्यादा ध्यान देती थी कुरान क्लासेस में, मैं मस्जिद जाती थी हर दिन स्कूल के बाद और कुरान पढ़ती थी और ट्रांसलेशंस भी पढ़ती थी। कोशिश की कि ट्रांसलेशंस भी पढूँ साथ, लेकिन जो भी वो सिखाते थे मतलब दर्स के सेटिंग में, मस्जिद में, वो सब मैं बहुत मतलब दिल से सीखती थी। अम, और आई थिंक या तो 2018 या टू जी 2018 में शायद या 2019 के शुरुआत में जब मैंने बहुत मतलब इस्लाम को सही से पढ़ा और रिसर्च किया तो तब मैं जाके मुल्हिद बनी और मुझे ऑब्वियसली इस आइडियोलॉजी से अब कोई ताल्लुक नहीं रखना मैं हम्म, रखना नहीं चाहती थी। लेकिन ऑब्वियसली ये जब मैं छोटी छोटी थी और इस्लाम इस्लाम मतलब मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक हिस्सा था और मैं पूरे दिल से मैं ईमान रखती थी अलमिया पे और इस्लाम पे और मैं नमाज़ पढ़ने की कोशिश करती थी। जब मैं 9 साल की थी, मैंने खुद फ़ैसला किया था कि मैं हिजाब पहनूँगी क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम्म, अलमिया ने हुक्म दिया है कि हिजाब लाज़मी है, तो मैं ये करना चाहती थी, मैं जन्नत में जाना चाहती थी। तो जब मैंने हिजाब पहनना शुरू किया, मैं काफ़ी हैरान थी कि जब मैं अपनी फ़ैमिली के साथ हम्म, के पास मतलब उनको बताने लगी कि ये मेरा फ़ैसला है, अब से मैं हिजाब पहनूँगी, चाहे स्कूल में हो, चाहे जहाँ भी। तो मुझे लगा कि ऑब्वियसली वो तालियाँ देंगे, वो मुबारक देंगे मुझे, लेकिन एक्चुअली वो कहने लगे कि अम क्या आप श्योर हो? क्योंकि आप अभी बहुत छोटी हो आगे जाके अगर आपका मतलब अगर आपका दिमाग बदलेगा तो हिजाब उतारना एक बहुत मुश्किल चीज़ है, ख़ास तौर पे जो जिस तरह से कम्युनिटी आपको व्यू करती है, अगर आपने हम्म, एक दफ़ा पहन लिया है, फिर उतार लिया है, तो उनको लगता है कि आप गए गुज़री हो। तो मैंने कहा कि नहीं, नहीं, नहीं फिश लाइक ये मेरा फ़ैसला है, अगर लम्या ने ये कहा है, ये लिखा हुआ है कुरान में तो मैं करना चाहती हूँ और एक्चुअली मैं हैरान थी कि ये लोग क्यों नहीं पहन रहे सारे और ये एक्चुअली इतने खुश क्यों नहीं हो रहे मेरे इस फ़ैसले से। तो फिर जब मैं 9 साल की थी हम सऊदी अरेबिया शिफ्ट हुए और बल्कि वहाँ जाके मेरा ईमान एक्चुअली वही था मतलब अंदर दिल से, लेकिन हिजाब वग़ैरह मैंने उतार दिया था क्योंकि वैसे भी वहाँ पे आपको अबाया पहनना पड़ता है जब भी आप कहीं जाते हो, चाहे आप कितने साल के भी हो। सिर्फ़ मतलब अगर छोटी बच्ची है तो उनको माफ़ करते हैं, लेकिन जब मैं वहाँ पे रहती थी अब ज़्यादा मॉडर्न हो रहा है सऊदी आहिस्ता-आहिस्ता, लेकिन जब मैं वहाँ पे थी उस वक़्त 9/11 से पहले मुतव्वा भी जो इस्लामिक पुलिस होते हैं वो भी बहुत घूमते थे एंड हालाँकि मैं जद्दा में रहती थी जो सऊदी का सबसे आई मीन सबसे नहीं लेकिन सबसे सब में से एक कह सकते हैं कि सबसे लिबरल शहर है। रियाद तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है लेकिन जद्दा में आपको फिर भी जैसे 11-12 साल की जब मैं थी, मुझे ये फ़र्ज़ नहीं था कि मैं दुपट्टा भी ओढ़ूँ सर पे, सिर्फ़ अबाया काफ़ी था। लेकिन ऑब्वियसली जब आप फिर टीनेजर
बनते जाते हैं, तो फिर मुतव्वा आप पे और सख्ती करते हैं जब आप बाहर फिर रहे होते हैं या शॉपिंग जा रहे होते हैं। अम, हुँ, तो ये सारी चीज़ें थी और लेकिन मैं एक बहुत ही इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रही थी उस वक़्त, तो दुनिया भर के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, दोस्त बने। मुझे पता लगा कि दुनिया में कितने और भी मज़हबें हुँ, हैं, हुँ, हुँ, कितने इस्लाम के अलग-अलग फ़िरके हैं, उनके क्या अलग हुँ, मसले हैं। और लेकिन उस वक़्त जब क्योंकि मैं पूरे दिल से मुसलमान थी, मुझे लगा कि अल्लाह मियाँ ने हम पे कितनी रहमत या हम कितने खुशकिस्मत हैं जी, क्योंकि हमें मतलब सऊदी हुँ, अरेबिया में मक्का और मदीना के इतने करीब हम रह रहे हैं। हम हर वीकेंड तकरीबन अगर दिल करे तो हम उम्रा करने जा सकते थे। अम, रमज़ान में भी जब आपको सवाब ज़्यादा मिलता है उम्रा करने के लिए रमज़ान में, वो भी हम कर सकते थे। तो या वो मतलब तो उस लिहाज़ से मैं बहुत मतलब इस्लाम के नज़दीक थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मेरा दिमाग मतलब मैं क्वेश्चन करने लगी थी और ये जो एक्सपोज़र मिल रहा था मुझे दूसरे लोगों से बात करके और स्कूल में पढ़ के और फिर जो मैं बाहर की सऊदी की ज़िंदगी देखती थी, जैसे जुम्मा के बाद जो वो एक्चुअली सर-पैर काटते हैं लोगों के, वो मैं सुनती थी हुँ, अपने अब्बू से, अपने भाई से जब वो जुम्मा पढ़ने जाते थे। तो ये सब हुँ, ऑब्वियसली मेरे दिमाग में दिल में भी लगता था, लेकिन मैं इतना क्वेश्चन नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि ये जो वहाबी इस्लाम है सऊदी अरेबिया में, इन्होंने मतलब इस्लाम का कोई एक्सट्रीम और डिस्टॉर्टेड फ़ॉर्म इन्होंने अपनाया हुआ है। तो ये मेरा इस्लाम नहीं है और ये असल इस्लाम नहीं है। और छोटी चीज़ें जैसे औरतों को गाड़ी चलाना मना है। आप हुँ। खुद कहीं जा नहीं सकते महरम के बगैर। आप खुलेआम लड़कों से नहीं मिल सकते। हर यूएई रेस्टोरेंट में तो शायद फीमेल के लिए गाड़ी चलाने का लाइसेंस अभी कुछ कुछ साल पहले मेरे ख्याल से स्टार्ट किया गया। उसपे भी बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, खुशी मनाई जा रही थी, ये देखो हमने ये कर दिया। हाँ, नहीं यूएई तो उस हुँ, लिहाज़ से बहुत लिबरल था। आई थिंक उन्होंने बहुत साल हुँ, पहले औरतों को हक दिया था कि वो गाड़ी चलाएँ और ये अबाया वग़ैरह हो ये भी कोई हुँ, लाज़मी नहीं है जैसे सऊदी में था। सऊदी ने अभी जाके थोड़े-सा आई थिंक 2 साल पहले इजाज़त दी कि औरत गाड़ी चला सके और फिर भी जो औरत आई मीन बहुत साल हुँ, पहले इस हक के लिए लड़ रही थी, वो एक्चुअली अभी भी जेल में बैठी हुई है। तो हक तो मिल गया हुँ, औरतों को लेकिन जिस औरत जिस हक के लिए लड़ी है वो तो अभी भी मतलब सज़ा काट रही है। अम, हुँ, हाँ, तो बेसिकली ये जो छोटी चीज़ें थी सऊदी में मैंने नोट की थे लेकिन ऑब्वियसली मेरा ईमान सच्चा था एंड मैं पूरे दिल से मानती थी और ऑब्वियसली मक्का और ये हज उम्रे वग़ैरह करके और ज़ियारतें करते करते हम मदीना गए, मक्का गए, हमने सारे वो जो साइट्स देखे थे कि हुँ, अम प्रॉफ़ेट मोहम्मद को पहला हुँ, रेवलेशन कहाँ मिला ये वो। तो हुँ, ये हुँ, जो पहले की हुँ, जो ब्रेन वॉशिंग थी ये मतलब और इंटेंसिफ़ाई हो गई मतलब सऊदी में रह के और ये सारी चीज़ें देख के और मेरे दादी-दादा भी आते थे और वो ज़्यादा हमें लेके जाते थे हमें समझाने के लिए। तो उसमें ऑब्वियसली मेरा बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन दूसरी तरफ मैं हुँ, स्कूल में थी और हज़ारों लोगों से मिल रही थी और हज़ारों आइडियाज़ एक्सप्लोर कर रही थी। और मुझे मतलब स्पोर्ट्स का भी काफ़ी शौक था, तो मैं फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट वग़ैरह खेलती थी एंड उसके लिए मुझे पता है कि आपको शॉर्ट्स वग़ैरह पहनने पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने हिजाब उतार दिया था, लेकिन अम, जब मैं कह रही थी कि मैं शायद आगे जाके मतलब मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, मैं फुटबॉल खेलूँगी, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ आपको फुटबॉल की स्कॉलरशिप्स देते हैं लड़कियों को। जो मुझे पुशबैक मिला है कि शॉर्ट्स पहनना अच्छा, इस हराम है। दौरान मतलब आपके आपके फैमिली ने कुछ मतलब किसी तरह की कोई वो नहीं करी कि आप ये खेलने जा रही हैं और आप इस तरह के कपड़े पहनी हैं, तो उस पर आप फैमिली के क्या रिएक्शंस थे आपके? जी, बिल्कुल, तो ऑब्वियसली जो हुँ, मेरे ग्रैंड-पेरेंट्स हैं, वो कहने लगे कि ऑब्वियसली आप फुल टाइम या हमेशा-हमेशा के लिए नहीं कर सकती, ये आपका प्रोफ़ेशन नहीं हो सकता क्योंकि शॉर्ट्स पहनना मना है एंड मुसलमान एक लड़की तो फुटबॉल पिच पे ऐसे नहीं भाग सकती है, आई मीन पूरी दुनिया के सामने। तो उनको लगा ऑब्वियसली कि ये आई मीन मेरी कोई एक स्टूपिड सी ड्रीम थी, ये कभी हो नहीं सकता। अम, तो फिर ऑब्वियसली मुझे मुझे दिल पे लगा कि अगर ये इतना बड़ा पैशन है मेरा, तो इतनी छोटी वजह से मैं ये सब बर्बाद कर दूँ और भूल जाऊँ और सिर्फ़ एजुकेशन पे फ़ोकस करूँ। अम, लेकिन तब तक ऑब्वियसली मैं सिर्फ़ अपने माँ-बाप के पास साथ रह रही थी और वो काफ़ी मतलब एजुकेटेड और प्रोग्रेसिव हैं, तो वो मुझे इन चीज़ों पे नहीं रोकते।
थैंकफुली। लेकिन हुँ, हुँ, फिर ऑब्वियसली जब मैं आई थिंक मैं 16 या 16 की 15 या 16 की थी, हाँ। और फिर 9/11 भी हो चुका था और सऊदी अरेबिया के माहौल पूरे बदल गए थे। मतलब हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे काफ़ी अमेरिकन मिलिट्री भी रहती थी और काफ़ी जो लोग हैं जो अमेरिकन वो बोइंग कंपनी के लिए काम करते थे वगैरह। तो हुँ, हुँ, ये बहुत ख़तरा था कि हम जहाँ रहते थे उस पे भी कोई हमला या रिवेंज अटैक हो हुँ, सकता है। तो मतलब सिक्योरिटी भी बहुत इंटेंसिफ़ाई हुई। हम स्कूल में टेररिस्ट ड्रिल्स करते थे हर 2 हफ़्ते कि अगर कुछ हुआ तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। और फिर ये चीज़ें ऑब्वियसली मेरे दिमाग में बैठी कि ये 9/11 मुसलमानों ने किया है और अब मैं कैसे डिफेंड करूँ कि ये मैं भी खुद मुसलमान हूँ, लेकिन कोई मुसलमान ऐसी हरकत भी कर हुँ, सकता है। क्योंकि मेरे आस-पास जो लोग थे मतलब न्यूज़ीलैंड से कनाडा से, हर जगह से वो इतने डरे हुए थे। वो हुँ, लिटरली मेरे जो कई दोस्त थे उन्होंने मुझसे पूछा कि प्लीज़, प्लीज़ हमें बस वो कलमा सिखा दें, अगर कुछ हुआ है तो हम भी साबित करें कि हम मुसलमान हैं। तो हम मज़ाक हुँ, करते थे कि अगर कुछ होगा तो वो इंडिविजुअली सबको नहीं रोक के हुँ, पूछेंगे, लाइक हम सबको हरा देंगे। लेकिन फिर भी हुँ, उन्होंने मतलब अल्लाह के वो जो हुँ, अल्लाह मोहम्मद के जो चीज़ें होती हैं ना जो लोग दीवार वगैरह पे रखते हैं, उन्होंने अपने घर के बाहर भी ये चीज़ें रखने शुरू कर दिए थे। हुँ, हालाँकि ये वेस्टर्न है, क्रिश्चियन है, एथियस्ट है। तो हुँ, अगेन ये चीज़ें मेरे दिमाग में चली कि इस्लाम का हुँ। कौन-सा हिस्सा है ये जो इन चीज़ों को जस्टिफ़ाई कर सकता है। लेकिन इतना फिर ज़्यादा एक्सट्रीमिज़्म वाला। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि अगर आप कहें कि नहीं वो हमारी तरह नहीं है, जो आई थिंक मेरे 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 जो अम्मी-अब्बू हैं उनको भी लगा कि क्योंकि इस्लाम का इतना बुरा नाम और रेपुटेशन था उसके बाद जब हम वापस यूके भी आते थे, और फिर यूके में भी अटैक हुआ था एक 7/7 बॉम्बिंग वाला। एंड तो हुँ, उसमें भी कई लोग थे जो मेरे जैसे नाम थे उनके, मेरा जो लास्ट नेम है, जब मैं सड़क पे फिरती थी, अगर मैं कोई फुटबॉल या क्रिकेट शर्ट पहनती थी जिसमें मेरा नाम हो हुँ, पीछे, तो मुझे इतने गंदे मतलब लुक्स मिलते थे गोरों से और इन इन लोगों से। तो हुँ, ऑब्वियसली ये आपको पता चल रहा है कि ये एक्चुअली हुँ। इसके फैक्ट्स मतलब ग्राउंड लेवल तक आ रहे हैं। तो जी, जी। उस वक़्त ऑब्वियसली मुझे लगा कि नहीं-नहीं अलमिया इज़ ऐसे कुछ मतलब कुछ इस्लाम में कुछ है नहीं इस तरह का कुछ जो ये चीज़ें जस्टिफ़ाई कर सके। तो फिर हम सऊदी से शिफ्ट हुए जब मैं 15-16 की थी। और ये ऑब्वियसली मुझे उस वक़्त बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम यूएई शिफ्ट हुए दुबई में, जहाँ पे जैसे आपने कहा था औरत गाड़ी चला सकती है, आपको अबाया पहनने की ज़रूरत नहीं हुँ, है। आप सिनेमाज़ वग़ैरह जा सकते हैं। आपकी लाइफ़ थोड़ी-सी जैसे नॉर्मल एक वेस्ट की तरह मतलब थोड़ी-सी झलक आपको मिलती है दुबई में। हालाँकि फिर भी आप अज़ान सुनते हैं 5 वक़्त की, आपको ईद वग़ैरह की छुट्टियाँ मिलेंगी। तो मुझे लगा कि ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा-सा बैलेंस है ईस्ट और वेस्ट का, कि ये लोग इस्लाम को भी इज़्ज़त देते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना सऊदी में आपको जैसे रेड लाइट पे रोक के कहेंगे कि गाड़ी रोको और जाके नमाज़ पढ़ो, तो हुँ, मुझे लगा कि हाँ, ठीक है, ये असल इस्लाम है कि आप आप हुँ, नमाज़ें भी पढ़वाएँ, आप अपनी अज़ान भी मतलब पूरे शहर में हुँ, सुनाएँ, लेकिन आप किसी को फ़ोर्स नहीं करें कि आप कुछ करें। तो जैसे औरत के लिए भी एक एक चॉइस है कि मैं अबाया पहनूँ या नहीं पहनूँ, जब मैं बाहर जाऊँ, मैं हिजाब पहनूँ या नहीं पहनूँ। तो मुझे लगा कि ये एक इस्लाम का बहुत बेहतर इंटरप्रिटेशन था सऊदी अरेबिया से। अम और मैं फिर भी आई मीन दिल से अगेन स्टिल सच्ची मुसलमान थी। और फिर जब मैं यूके शिफ्ट हुई यूनिवर्सिटी के लिए, तब मैंने इस्लामिक लॉ थोड़ा-सा पढ़ा यूनिवर्सिटी में। और मुझे पता चला ऑब्वियसली कि इस्लामिक लॉ के मुताबिक जैसे शादी जो अच्छा, जब आप वहाँ उसमें मैंडेटरी था आपके पास ये सब्जेक्ट या मतलब ऑप्शनल था आपने लिया था ये इस्लाम का? ये यूनिवर्सिटी में ये एक ऑप्शनल मॉड्यूल था। तो मैंने लॉ हुँ, और हुँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, लेकिन लॉ के अंदर जिस यूनिवर्सिटी में मैं गई, मैंने उस यूनिवर्सिटी को स्पेसिफिकली चुना था क्योंकि वो इस्लामिक लॉ हुँ, और साउथ एशिया, इंडिया, हुँ, पाकिस्तान वगैरह के लीगल सिस्टम्स को भी स्टडी करते हैं। तो मुझे उसमें ज़्यादा शौक था क्योंकि ऑब्वियसली मैं मिडल हुँ, ईस्ट में बड़ी हुई एंड मैं साउथ एशिया से हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत रेलेवेंट था। लेकिन जब मैं सऊदी और यूएई में थी स्कूल में, अम
आई थिंक ये कहना बहुत ज़रूरी है कि हालाँकि मैं हुँ, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन फ़र्ज़ करें जैसे हमारी साइंस की किताब थी, उसकी जो एवोल्यूशन के चैप्टर्स थे, हालाँकि मैं इंग्लिश करिकुलम में पढ़ रही हूँ, तो मेरे मेरे एग्ज़ाम्स इंग्लिश के हिसाब से मतलब इंग्लैंड के स्टैंडर्ड्स से के हिसाब से होंगे। लेकिन पूरा एवोल्यूशन का चैप्टर मतलब वो ब्लैक आउट कर दिया गया था सऊदी अरेबिया में। और हुँ, आपको अगर आप मुसलमान मतलब अगर आपका पासपोर्ट या अगर आपका नाम मुसलमान हो, तो ये ज़रूरी था कि बाकी के स्टूडेंट्स मतलब कोई और उनको कोई फ्री पीरियड मिलता था, लेकिन सारे मुसलमान जो नॉन अरबिक स्पीकर्स थे, उनको मतलब इस्लाम के बारे में एक क्लास लेनी पड़ती थी। ये बहुत बेसिक चीज़ें थी जैसे लाइक प्रॉफ़ेट मोहम्मद कब पैदा हुए, कब मरे, ये वो अच्छी-अच्छी बातें। हुँ, और फिर यूएई में भी ये हिसाब था, तो हर इंटरनेशनल करिकुलम में भी अगर आप मुसलमान हो, वो इस्लाम करिकुलम के अंदर घुसेड़ते हैं, आप एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक से आप क्वालिफ़िकेशन नहीं ले सकते अनलेस एंड अंटिल आप इस्लाम में पास करते हैं, उस सब्जेक्ट में। लेकिन ऑब्वियसली तो मेरा खुद शौक था कि मैं इस्लामिक लॉ के बारे में पढूँ, तो यूनिवर्सिटी में जब मैंने हुँ, पढ़ना शुरू किया अम अब मुझे जाके पता चला कि उस वक़्त भी मैं इतनी इंडोक्ट्रिनेटेड थी कि मैंने एसेज़ लिखे हैं जहाँ पे मैं डिफेंड कर रही हूँ कि एक औरत की टेस्टिमनी आधी होती है और हम लॉ में ये क्यों है और ये शरिया में क्यों है और हम कैसे इस बात को जस्टिफ़ाई करें और ये कैसे मतलब इस दिन में अप्लाई हो सकता है और ये क्यों एक मतलब डिवाइन लॉ है। तो ये सारी हुँ, चीज़ें ऑब्वियसली मैं डिफेंड कर रही थी उस वक़्त क्योंकि इतना मैंने हुँ, इतना इंडोक्ट्रिनेटेड थी और इतना मैंने इंटरनलाइज़ भी किया हुआ था ये जो मिसोजिनी वग़ैरह हुँ, है इस्लाम के अंदर कि मुझे खुद लगता था कि हाँ, शायद औरतें हुँ, मतलब इमोशनल और जज़्बाती हो जाती हैं और शायद एक आदमी ज़्यादा इन चीज़ों में बेहतर हैं और ये आदमियों का रोल है। जो जेंडर रोल्स इस्लाम में बहुत मतलब बाइनरी हैं, उन सारे जेंडर रोल्स पे मैं सब्सक्राइब करती थी एक ज़माने में। तो एक्चुअली उसी लेक्चर से पहले मुझे एक एक शख्स से मुलाकात हुई जो मेरे साथ लॉ पढ़ रहा था, लेकिन जब उसने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, उसने कहा कि हाँ, मेरा नाम ये वो है। मैं मुसलमान था लेकिन अब नहीं हूँ, लेकिन मैं ये क्लास ले रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो लिटरली मैं हैरान हो गई उस वक़्त क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मतलब मैंने कभी नहीं ये बात सुनी हुँ, या मुझे पता था कि आप इस्लाम छोड़ सकते हैं या कोई इस्लाम हुँ, छोड़ता है या कोई एक्चुअली सामने आके कहता है कि बाय द वे मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। तो आई मीन इवन इन दैट मोमेंट मैं उसको देख के मैंने कहा कि अब क्या मतलब है आपने इस्लाम छोड़ दिया है? शायद आप मतलब किसी और अब लाइक नज़र से इस्लाम को देखते हैं लेकिन आप छोड़ नहीं सकते, आप अभी भी मुसलमान हो, राइट? एंड ही वाज़ लाइक हुँ, नो, नो, नो लाइक मैं नहीं हूँ एंड आई वाज़ लाइक ठीक है, हुँ, तो फिर मैंने भी उसको एक मतलब बुरी नज़र से देख के मैं अंदर चली गई। आई वाज़ लाइक ये बंदा तो हुँ, पागल है पता नहीं। तो फिर वो मतलब दैट वाज़ वो पहला इंस्टेंस था जो मैंने हुँ, मतलब एक्स मुस्लिम वो हालाँकि उसने टर्म एक्स मुस्लिम हुँ, इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन वो दैट वाज़ माय फर्स्ट एक्सपोज़र कि कोई एक्चुअली इस्लाम को पीछे रख के अपनी इस्लाम ज़िंदगी को छोड़ भी सकता है। जी, हुँ, जी। तो फिर हुँ, फ़ास्ट फॉरवर्ड करती हूँ थोड़ा क्योंकि इट्स हुँ, गेटिंग लॉन्ग लेकिन तो फिर मैं वापस गई यूएई यूनिवर्सिटी के बाद क्योंकि मेरे हुँ, अम्मी-अब्बू वहीं पे रह रहे थे और आई थिंक 1 या डेढ़ साल बाद मेरी शादी हुई, वो कोई ज़बरदस्ती से नहीं हुई मतलब मेरी खुद की मर्ज़ी थी। लेकिन लाइक मतलब हनीमून के बिल्कुल बाद वो आई मीन जो इंसान था वो बिल्कुल उसने दूसरा रूप दिखाया अपना। तो जो मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ की कोई चीज़ें मुझसे छुपाई गई थी उस वक़्त फैमिली के हिसाब से भी। तो मुझे लाइक बहुत जल्दी पता चल गया कि लाइक ये हम लाइक ये सही नहीं हो सकता और ये शादी चलने नहीं वाली। तो ऑब्वियसली लेवल्स थे लाइक इमोशनल अब्यूज़ था, फाइनेंशियल अब्यूज़ था, वो मैं सब सह रही थी क्योंकि ऑब्वियसली हमारे कल्चर में अगर आप एक दफ़ा शादी कर लें कोई कोई चाहता नहीं है कि आप आपकी तलाक हो और आप अपने फैमिली पे इतना मतलब शर्म लाएँ, शर्म जो वो कहते हैं या ये वो और मैं इतनी यंग हूँ और तलाक का जो डिवोर्सी का जो लेबल है बहुत टबू है हमारी सोसाइटी में। अम, हुँ, राइट, सो राइट। उस वज़ह ये से सही कहा ऑब्वियसली आपने।
जी, जी। तो हुँ, उस वज़ह से ऑब्वियसली ये सारे ख़यालात मेरे दिमाग में आ रहे थे कि ओह! ये मेरा फ़ैसला था, मुझे इसको कामयाब बनाना है किसी भी तरह से। अगर अगर मैं हार मान लूँ और कह दूँ कि ये शादी नहीं चलेगी, तो ऑब्वियसली मेरी फ़ैमिली पे क्या बीतेगी और दादी-दादी नन वो र ये सब बातें मतलब मेरे ज़हन में आ रही थी। तो फिर जब बात मतलब बहुत हुँ। आगे गई और फ़िज़िकल वायलेंस का भी डर था और मुझे लगा कि इस घर में अब मुझे मतलब मैं बिल्कुल महफ़ूज़ नहीं हूँ। तो फिर मुझे लगा कि ओके मुझे निकलना है यहाँ से और मैं वापस गई अपने अब्बू के घर। और जब मेरी ज़िंदगी मतलब थोड़ी स्टेबल होने लगी, मुझे नौकरी भी मिल गई और मुझे लगा कि हम मतलब साथ बैठ के मिलकर फैमिलीज़ आपस में कोई एमिकेबल सॉल्यूशन ढूँढ लेंगे अदालत जाने से पहले या ये सारी फॉर्मल चीज़ें करने से पहले। अम तो एक दिन मैं काम पे जा रही थी और मुझे कॉल आई पुलिस से कि मेरे ऊपर एक हुक्म डाला गया है ताज़ावजिया का। ताज़ावजिया एक अरबी लफ्ज़ है मतलब एक शरिया लॉ है हुँ, जिसमें आप ज़बरदस्ती अपनी बीवी को वापस अपने घर बुला सकते हैं और वो घर से बाहर निकल नहीं सकती आपकी इजाज़त के बगैर और ये पुलिस खुद अच्छा, आपको जी। ये शरिया का हिस्सा है ये चीज़। जी, जी। ये एक आई मीन हुँ, हुँ, मैंने जब ज़्यादा मतलब इस पे रिसर्च किया है, ज़्यादा जो जीसीसी के मुल्क हैं, ये इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये काफ़ी पुराना शरिया का लॉ है क्योंकि ये नुशज़ और अगर आप अगर आप को डर लग रहा है और अगर आप सोचते हैं कि आपकी बीवी डिसोबीडिएंट होगी, तो ये लॉ उससे जुड़ा हुआ है जो कुरान की आयत है सूरह निसा में। तो बल आई मीन मोस्ट कंट्रीज़ जीसीसी में वो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इजिप्ट का एक एंशिएंट इजिप्ट में अभी अभी भी बातें जो अरबी में अल्फ़ाज़ है नुशुज़ का, जो डिसोबीडियंस है इजिप्ट में भी काफ़ी यूज़ करते हैं हुँ, आज भी। लेकिन बेसिकली कहीं भी आप अगर मिडल ईस्टर्न कंट्री में हैं और शरिया लॉ प्रिवेलेंट लॉ है उस कंट्री का, तो अगर आपके पास एक चालाक लॉयर है जो उसको साफ-साफ पता है कि एक औरत को कैसे वापस ला सकते हैं और उसकी मतलब आज़ादी कैसे छीन सकते हैं तो ये लॉ है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो करना चाहें। तो लाइक लाज़िम-सी बात है मुझे पता नहीं था, मैंने कभी सुना नहीं है था ताज़ा के बारे में। तो जब उसने कहा कि हम आपको ज़बरदस्ती मतलब गिरफ्तार करके वापस लेके जा सकते हैं। अम, ऑब्वियसली मैंने लॉ पढ़ा है इंग्लैंड में और मुझे लगा कि किसी भी हाल में कोई जज भी मुझे इस उस जगह भेज नहीं सकता जहाँ पे मैं सेफ नहीं फ़ील करती और जहाँ पे मेरी जान खतरे में है। और मेरे अम्मी-अब्बू भी ऑब्वियसली बिल्कुल एग्रीमेंट में थे मेरे साथ एंड उन्होंने कहा कि नहीं ये कभी हो नहीं सकता, आपको वापस वहाँ पे कभी नहीं भेजेंगे। लेकिन दुबई में हो सकता है, अगर आप एक्चुअली पुश करें इस चीज़ के लिए, वो आपको बार-बार, बार-बार कॉल करेंगे, आपको हरास करेंगे कि आप अपना पासपोर्ट दो उनके हवाले और फिर अम, वो हुँ, अगर आपने अदालत में तलाक का व्हाट्स इट कॉल्ड इन उर्दू अगर आपने मतलब तलाक का केस इश्यू नहीं किया मतलब आप सिर्फ़ और हुँ, सिर्फ़ इनकार कर सकते हैं इस हुक्म का, अगर आप तलाक का वो शुरू करें कोर्ट में। तो फिर ऑब्वियसली मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, तो मैंने तलाक इनिशिएट की कोर्ट में एंड मुझे लगा कि ये हुँ, आपस में बैठ के कुछ मसला हल नहीं होने वाला। अम तो जब हुँ, मैंने वो किया है ऑब्वियसली वो आपको फिर भी स्टॉल करते हैं क्योंकि अगर दूसरी पार्टी तलाक नहीं चाहती, तो वो फ़ोर्स करेंगे कि आप फैमिली काउंसलिंग पे जाएँ और दुबई में क्या होता है कि हुँ, फैमिली काउंसलिंग में आप बेसिकली कोई इमाराती इमाम या शेख टाइप के पास बैठते हो उनके ऑफ़िस में और वो आपसे बेसिकली पूछते हैं लाइक कि आप कितने मज़हबी हो, आप कितनी दफ़ा नमाज़ पढ़ते हो दिन में, आप दोनों कितने मज़हबी हो, क्या आपका रिश्ता अल्लाह के साथ ठीक है या आप लोग दूर हो गए हैं अल्लाह मियाँ से ये वो। एक जी। सेकंड, ये क्वेश्चन्स किए जाते हैं जब आपका वहाँ पर केस चल रहा होता है, तो ये क्वेश्चन किए जाते हैं कि आप कितने मज़हबी हो और अल्लाह मियाँ से आपका क्या रिश्ता है, कितना रिश्ता है? जी, ओके, जी, बिल्कुल हाउ एग्ज़ैक्टली। फनी।
आई नो। हुँ, तो मैं जो कह रही हूँ फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल मैं ऑब्वियसली अब मैं अपने माँ-बाप के घर आ गई थी और हर दिन मतलब मुझे जहाँ मैं काम करती थी वहाँ पे मुझे स्टॉक करता था, चीज़ें भेजता था मेरे ऑफ़िस पे, मेरे बेडरूम तक स्पाई करता था, लोगों को भेजता था नोट्स के साथ। और मैं ये सारी चीज़ें पुलिस को बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैं पुलिस पे जाऊँ और मैं कहूँ कि एक बंदा मुझे हरास कर रहा है, स्टॉक कर रहा है या मैं सेफ नहीं फ़ील कर रही, तो वो कम से कम मेरी बात सुनेंगे। वहाँ पे तो एक हुँ, लिटरली एक मज़ाक था। हालाँकि मैं एक मुसलमान औरत थी, मैंने कहा कि मैं आपके मैं आपके शहर में रह रही हूँ। हालाँकि मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, एक्सपैट के नाते मैं रह रही हूँ, लेकिन श्योरली मेरे भी कोई राइट्स हैं कि आप मेरी हिफ़ाज़त करें। लाइक तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब मेरे अब्बू नहीं थे उस मुल्क में उस वक़्त, अम, क्योंकि मैं उनके घर में हुँ, थी, मैं इवन इस्लामिक लिहाज़ से मैं एक महरम से दूसरे महरम के घर आ गई हूँ। तो ये लोग क्या हुँ, करते थे जब मेरे अब्बू मुल्क से बाहर थे, वो मतलब ज़्यादा प्रेशर डालते थे। एक दफ़ा 4 पुलिस ऑफ़िसर्स मेरे घर तक आए एंड उन्होंने कहा कि अच्छा, हमारे हुँ, साथ आओ। जी। तो ऑब्वियसली मैं काफ़ी सालों से रह रही थी दुबई में, तो मुझे पता था कि थोड़े से लाइक असूल है, मतलब अगर उनके पास एक फीमेल ऑफ़िसर नहीं है तो मेरे ऊपर मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं जाऊँ उनके साथ, जब तक एक औरत ऑफ़िसर भी शामिल नहीं हो। हुँ, तो मैंने उन्होंने उनको ये साफ-साफ कहा कि ऑब्वियसली आप 4 आदमी हैं, रात के 10 बजे हैं, वो ये हुँ, नहीं बनता कि मैं आऊँ अभी, मुझे अपने हक पता है। और अगर आप फिर भी मुझे ज़बरदस्ती लेना चाहोगे तो फिर मैं एट हुँ, लीस्ट कम से कम मैं ब्रिटिश एम्बेसी को नोटिफ़िकेशन दे दूँ कि ये हुआ है मेरे साथ। क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे अगर आपको लेके जाएँ एक दफ़ा पुलिस स्टेशन में, अगर आपका पासपोर्ट भी ले जाएँ ना, तो आप लिटरली जेल में बैठ सकते हैं बिना कोई चार्ज के, बिना कोई एलिगेशन के, महीनों तक, कई-कई केसेज़ में सालों तक, क्योंकि उनका सिस्टम ही ऐसा है। तो अम ऑब्वियसली जब जब बहुत मतलब उनके कॉलें आना शुरू हुए और मतलब वीकेंड्स को भी रातों को अजीब-अजीब कॉल्स, मेरी बातें नहीं सुन रहे थे। मैं अबाया में हुँ, जाती थी हर रोज़ पुलिस स्टेशन, मैं अरबी दोस्तों को साथ लेके जाती थी। मैं लड़के दोस्त को साथ लेके जाती थी कि वो बस मुझे सीरियसली लें। तो फिर जब हुँ, एक दिन मतलब बहुत सीरियस अ, लाइक बात होने लगी, उन्होंने हुँ, मुझे कॉल की, तो ऑब्वियसली मैं थक गई थी ये सब, मतलब ये फ़ोन कॉल से। हर दिन मेरे घर के सामने पता नहीं क्या गिरा होता था, कोई लाइक काला जादू का पता नहीं क्या, वो मेरे एक्स हस्बैंड से। और ये जब मैं मतलब फ़ोटोग्राफ कर रही हूँ, वीडियोज़ बना रही हूँ, पुलिस को भेज रही हूँ, ये हुँ, कुछ नहीं कर रहे। तो जब मैं लिटरली थक गई इस पूरी सिचुएशन से, मैं ऑलमोस्ट हुँ, हार मानने वाली थी। मेरा पासपोर्ट हाथ में हुँ, था और वो मेरा पासपोर्ट माँग रहे थे, तो मैं स्टेशन के बाहर थी और हुँ, मैंने बस तुक्का लगाया और मैंने मैंने कहा कि ओके, मैं इमरजेंसी यूके का नंबर कॉल करूँ दुबई में, उनको बताऊँ कि मेरे साथ क्या-क्या हो रहा है, ये लोग मुझे क्या मतलब किस हुँ, अलग-अलग चार्जेस पे मुझे पुलिस स्टेशन बुलवाना चाह रहे हैं गिरफ्तार करने के लिए, और एंड अंजाम क्या चाहते हैं कि मैं उस घर में वापस जाऊँ, जो मैं नहीं चाहती। और ये जो मैंने डिवोर्स पेश किया है कोर्ट में, इसका कुछ मतलब ये मूव ही नहीं हो रहा। रमज़ान भी आ गया था बीच में, उनके टाइमिंग्स बहुत अलग होते हैं। तो ये जो प्रोसेस था कि मेरा वो जो कोर्ट में मेरा केस मतलब बस शामिल हो और इनिशिएट हो, अम ये जो फैमिली काउंसलिंग के सेशंस थे ना, ऑब्वियसली वो कहते हैं कि जाके नमाज़ पढ़ें और 1 हफ्ते में वापस आएँ, ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो उसमें अगेन अगर दूसरी पार्टी तलाक नहीं चाहती, वो भी मतलब अजीब-अजीब बातें ला सकते हैं, कि इसके ऊपर एक जिन है, ये मतलब ये बहक गई है, इसलिए इसको तलाक चाहिए, ये सही सोच नहीं रही, ब्ला, ब्ला, ब्ला। हुँ, तो ये सारी बातें ये मानते हैं हुँ, और आपको 1-1, 2-2 हफ्ते, महीने अक्सर आपको और मतलब ड्रैग करते रहते हैं। तो एनीवे जब मैंने तुक्का हुँ, लगाया और मैंने कॉल की इस नंबर पे, अ, एक आदमी ने फ़ोन उठाया और ऑब्वियसली उन्होंने कहा, मैंने बताया कि मेरा सिचुएशन क्या है और ये हुँ, इस आदमी ने कहा कि ऑब्वियसली मैं आपको लीगल एडवाइस नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये इनका खुद का मसला है और उनके खुद के लॉज़ हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ ये बता सकता हूँ कि अगर आपके हाथ में अभी भी आपका पासपोर्ट है, तो आप लिटरली फ़ौरन अभी एयरपोर्ट चली जाओ, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इस चक्कर में पड़ गए तो शरिया लॉ, आई मीन वो लोग किस तरह हुँ, इस्तेमाल कर हुँ, हुँ, सकते हैं। तो आप क्यों नहीं घर वापस आ जाओ जहाँ आपके राइट्स हैं, एंड जहाँ पे ये जो चार्जेज़ आप पे डाल रहे हैं यहाँ पे मतलब कोई इसको
आई मीन लोग हुँ, हुँ। हँसते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ हुँ, पे कोई मायने नहीं रखते। तो पता नहीं ये बंदा कौन था, लेकिन ऑनेस्टली इसने मेरी जान बचाई और मैं फ़ौरन एयरपोर्ट हुँ, हुँ, गई। और वो लोग मेरे ऊपर वैसे भी ट्रैवल बैन डालने वाले थे 2 घंटे के अंदर, तो डरी हुई गई मतलब एयरपोर्ट में कि मेरा वो जो हुँ, एमिरेट्स आईडी है वो टैप होगा, वो किसी अलार्म को मतलब हुँ। सेट ऑफ नहीं करेगा था। हुँ, तो हुँ, ऑब्वियसली फिर मैं निकल गई वहाँ से। एंड जब मैं वापस आई ऑब्वियसली लंदन, तो मैं बहुत मतलब हर पुलिस सायरन वगैरह से मुझे बहुत मतलब मैं ट्रॉमाटाइज़ हो गई थी इतने एक्सटेंट तक हुँ, कि मुझे लगता था कि यहाँ यूके की भी पुलिस जो भी आवाज़ आ रही है वो मेरे पीछे आ रहे हैं। और मुझे आदमियों से भी मतलब तकरीबन नफ़रत हो हुँ, गई थी, मुझे डर लगता था आदमियों से, मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो तकरीबन 1.5 साल मैंने सिर्फ़ घर घर में गुज़ारा। हुँ, और आई मीन इस दौर में मुझे लगा कि ओके लेट मी सी कि मेरे साथ हुँ, हुआ क्या है? ये क्योंकि इस वक़्त तक मुझे भी हुँ, लगा कि ये सिर्फ़ आदमी है, ये आदमी है जो अपने पावर अब्यूज़ कर रहे हैं, ये आदमी है हुँ, जो उन्होंने शरिया लॉ का गलत मकसद उठाया है, ये लोग हैं जो आयतों को ट्विस्ट करके मेरे मुझे कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कभी भी हुँ। मेरा अल्लाह जस्टिफ़ाई नहीं करेगा। ये अल्लाह की तरफ से कोई ये चीज़ नहीं है जो ये मुझे गलतफ़हमी सभी सभी को ये गलतफ़हमी इस तरह की रहती है। उन्हें लगता है कि ये सब चीज़ें ट्विस्ट की जा रही हैं लोगों द्वारा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली हाँ। में वो रूल ही इस तरह से लिखे गए हैं। हाँ, बिल्कुल। और जी। फिर या बिल्कुल, और उस वक़्त मुझे ये पता नहीं था बिल्कुल, तो मैं फिर भी इस्लाम को दिल के अंदर और दिमाग में अपने मैं डिफेंड कर रही थी। और फिर मुझे लगा कि एक्चुअली ये ताज़-ज़ौजिया है क्या? ये कहाँ से आया है? क्योंकि ये क्या था जिस चीज़ से मैं गुज़री? तो जब मैंने देखना शुरू किया इसमें, मैंने रिसर्च करना शुरू किया, जब चीज़ें मतलब सेटल डाउन हो गई थी यूके में, तो मैं फिर भी इस मकसद से मैंने रिसर्च शुरू किया था कि अगर मुझे कोई जैसे गोरा या कोई यहाँ पे मिले और मैं अपनी कहानी बताऊँ, वो मुझे कहेंगे कि हाँ, यही होता है इस्लाम में, लाइक यही औरतों की हैसियत है इस्लाम में। और मैं बिल्कुल। उनको कह सकती कि नहीं, ये मेरा हुँ, अल्लाह कभी नहीं कह सकता, माय गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड, एंड कुरान में हुँ, लिखा है कि एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है, एंड ये वो। हुँ, तो मैं एक्चुअली उस डिफेंसिव नज़रिए से मैंने रिसर्च शुरू की अपनी कि ओह माय गॉड, लेट मी सी कि इन लोगों ने कौन-सा शरिया लॉ अब्यूज़ करके मेरे ऊपर डाला। हुँ, तो फिर मैं ऑब्वियसली गई शरिया लॉ पे, फिर शरिया लॉ कहाँ हुँ, से आता है, कुरान से आता है। तो मैं सही से मैंने कुरान मतलब पढ़ना शुरू किया इंग्लिश में, जो ज़ुबान हुँ, मुझे बेहतर आती है, जो मैं सही से समझ सकती हूँ। हुँ, मैंने हुँ, कुरान पढ़ना शुरू किया एक लीगल माइंड से। मेरे जो अंदर हुँ, के जो बायस थे, जो मतलब जो प्यार हुँ, था कि जो मैं कुरान पढ़ूँगी, मुझे ये इमोशंस आएँगे, मैं अल्लाह के इतने करीब होंगी, फ़ील करूँगी। मतलब इस लिहाज़ से मैंने नहीं पढ़ा बिल्कुल, मैं लिटरली एक रैशनल लाइक लीगल माइंड की तरफ से मैंने कुरान पढ़ा। एंड ऑब्वियसली जब हुँ, जब आप पढ़ने लगते हैं अपनी ज़ुबान में, हुँ, स्पेशली आफ्टर अ सर्टेन एज, जब आप एक्चुअली वो इमोशनल जो बायस होता है वो हुँ, हटा के पढ़ सकते हैं। मेरे साफ-साफ लिखा हुआ था कि हुँ, इफ यू फेयर डिसोबीडियंस, मतलब अगर आप डिसोबीडियंस को क्या हुँ, कहते हैं उर्दू या हिंदी में, मुझे नहीं पता। हुँ, आपको हुँ, हुँ। हाँ, या वो नहीं कोई बात नहीं, कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है, आप बता सकती हैं, हाँ। हाँ, तो जैसे वो लिखा है सबको कि पता है, इतनी आयतें सबको पता है यहाँ पर। अच्छा। जस्ट चेकिंग। हुँ, हाँ, तो हुँ, डिसोबीडियंस मुझे उसमें उसका हुँ, उर्दू अल्फ़ाज़ नहीं पता। लेकिन हाँ, हुँ, इफ यू फेयर डिसोबीडियंस फ्रॉम योर वाइफ देन वो सारी हुँ, आयत लिखी है साफ-साफ के मतलब औरतों पे हुँ, हुक्म है कि वो a pious woman is हुँ, devoutly obedient to her husband, है ना? तो you हुँ, have to हुँ, be obedient to your husband। हुँ, तो उस हुँ, obedience का जो हुँ, लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है और जो इसकी हुँ, इतनी ओपन एंडेड मीनिंग होती है, तो हुँ। उन उनके इसमें उनके हिसाब मतलब से उर्दू में कहा गया है कि जो मर्द है वो औरत पर हाकिम है अच्छा और या हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ, जी, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। सो ये मुझे मतलब हुँ, इंग्लिश में अब ये बातें मुझे पता चल रही थी, और मैं हुँ, एक मतलब लीगल माइंड के थ्रू मैं अगर ये पढ़ रही हूँ चीज़,
तो मैं भी ये अल्फ़ाज़ यूज़ कर सकती हूँ किसी औरत को फँसाने के लिए, क्योंकि आप किसी भी हुँ, चीज़ को आप कह सकते हैं कि डिसोबीडियंस है। अगर मैंने आपको वापस जवाब कोई दिया, अगर मैंने आपको हुँ। गाली दी, अगर मैंने आपको कहा कि नहीं, मैं नहीं वहाँ जाना चाहती हूँ, या मैं ये नहीं पहनना चाहती, या ये आप किसी भी चीज़ एक्चुअली को आप ये डिसोबीडियंस ना एक, हाँ, ये एक मालिक और गुलाम का सा रिश्ता है इस्लाम में अगर देखा जाए तो। जी, जी। जी, जो बिल्कुल, हस्बैंड है वो एग्ज़ैक्टली। मालिक है और जो उसकी वाइफ है वो उसकी गुलाम है। ये इस तरह से है। और हाँ, ये जैसे एग्ज़ैक्टली। हम बाकी, हाँ, अगर अदर जगह पर हम देखते हैं तो वहाँ पर इक्वल राइट्स की बात होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, 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 जैसे जी। आपने कहा, अब लिटरली हुँ, गुलामी रिश्ता होता है। और आप हुँ, मैं भी कहती हूँ कि इन इस्लाम ज़्यादा से ज़्यादा एक औरत एक आदमी की प्रॉपर्टी होती है सिर्फ़। हुँ, यही हुँ। औकात है, यू लाइक जैसे आपने शुरुआत में कहा, बेबी मेकिंग जी, मशीन। जी। हालाँकि या हुँ, आई मीन इट्स सैड टू से, लेकिन हाँ, इट्स अ गुलामी रिश्ता। तो ये सारी बातें हुँ, ऑब्वियसली मुझे मुझे जब मेरे सामने थी इंग्लिश में, और मैं हुँ, हुँ, वो बायस मैंने हटा के पढ़ा, तो ये फिर आपका दिल हुँ, उतरता है, आपके लाइक आपके अंदर कुछ होता है कि ये सही नहीं है, ये एक्चुअली सा ये अगर मैं खुद डिफेंड करना चाहूँ, मैं कैसे करूँ? क्योंकि ना ये हदीस में हुँ, लिखा है, ये कुरान में लिखा है साफ-साफ। तो अगर हुँ। आप मान भी सकते हैं कि हदीस कहीं व्हाटएवर, कोई कोई दाइफ होते हैं, मतलब वो कोई लोगों ने लिखी हैं, वो, हाँ, वो जी, ज़ईफ़ हो गई हैं, ऐसी बातें करते जी, हैं। जी, बिल्कुल, कुरान एग्ज़ैक्टली, तो आप डिवाइन माने ना। बुक है ना। कुरान तो इटर्नल है, कुरान तो हुँ, किसी ने कभी बदला नहीं है, कुरान तो अलमिया का वही डायरेक्ट पैगाम है इंसानों को। और आप ये कह रहे हैं कि वुमेन आर नीड टू बी डिवोटली ओबीडिएंट, एंड अगर इफ यू फेस डिसोबीडियंस, आप उनको मार सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली मुझे पता लगी। एंड फिर मुझे आसानी से पता चला, क्योंकि मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा हुआ था पहले से, कि शरिया हुँ, कुरान ही हुँ, से आता है। तो ये जो पहले मैं लिंक जब मैं बहुत मतलब दिल से मानती थी इस्लाम को, मैं इंडोक्ट्रिनेटेड थी, मुसलमान थी, तो मुझे ये लिंक मतलब नहीं, ये कनेक्शन मैं नहीं बना पा रही थी। हुँ, लेकिन हुँ, बाद में ऑब्वियसली जो मेरे साथ हुआ, और फिर इंग्लिश में पढ़ के, और फिर शरिया लॉ का जो रूट सोर्स है वो ऑब्वियसली कुरान है। तो इस बात से मैं पीछे नहीं हट सकती थी, क्योंकि ये एक लाइक आई सेड, बाकी अगर चीज़ों में ये लिखा होता था, मैं फिर भी शायद कॉग्निटिव अपना डिसोनेंस ले आगे लेके मैं कुछ स्टोरी बनाती थी कि कुरान में नहीं है ये, तो अल्लाह फिर भी मेरे साइड पे है, ही इज़ ऑन माय टीम, ही वुड नेवर डू दैट टू मी। लेकिन क्योंकि ये एक्चुअली उस किताब में है, जो आप अगर आप मुसलमान हैं, आपको इस किताब को मतलब पूरे यकीन से मानना मानना पड़ता है ना, लाइक 100%। इफ हुँ, यू हुँ, डोंट बिलीव इन द कुरान, आप मुसलमान नहीं रहे तकरीबन। तो हुँ, या ये तो तब ऑब्वियसली मैं हैरान हो गई, एंड तब ऑब्वियसली दिमाग मेरा चलने लगा, एंड आई वाज़ लाइक, ओह माय गॉश! तो और क्या-क्या लिखा है हमारे बारे में? तो फिर मैं हुँ, और पढ़ने लगी। एंड अगेन मैं यकीन करने के लिए हुँ, तैयार नहीं थी। मुझे लगा कि शायद ये पता नहीं कोई कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, कोई पता नहीं स्पेसिफिक सिचुएशन की बात हो रही है। मैं देखती हूँ कि मोहम्मद ने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, मोहम्मद कैसे पेश आते थे औरतों से, मोहम्मद कैसे मसले हल करते थे। और फिर मैं हदीस के पास गई, जो एक्चुअली जो सही बुखारी और सही मुस्लिम के हैं, ताकि लोग नहीं कह सके कि आप यहाँ वहाँ से हदीस पढ़ रहे हो। सो जो मु जो सबसे ऑथेंटिक और जो ज़्यादातर मुसलमान, सुन्नी मुसलमान कम से कम मानते हैं, वो मैं पढ़ने लगी। और ऑब्वियसली फिर मामला और भी बुरा होने लगा, क्योंकि आयशा हुँ, की बातें मुझे पता चली, और हुँ, हुँ, ये कहानियाँ पता चलने लगी कि मोहम्मद ने क्या-क्या किया, जो जंगें हुँ, थे, हमले, कत्लें, नस्ल खुशी, बदला लेना, जी, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली। एंड फिर मेरा दिल बहुत ही उतर गया, क्योंकि मुझे हमेशा हुँ, लगता था कि अगर कोई चीज़ कुदरती हो सकती है, उसमें हुँ, खून-खराबा नहीं हो सकता। जी, अम, बिल्कुल। हुँ, या आई फ़ील लाइक मैं हुँ। कब से बात कर रही हूँ, सॉरी। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन्हीं चीज़ों को फिर देखते हुए आप इन सब से फिर दूर हो गई। ऑब्वियसली आपने इतना सब कुछ झेला, इतना सब कुछ आपको झेलना पड़ा सिर्फ़ मज़हब की, इस्लाम के, हम कहेंगे इस्लाम की वजह से, क्योंकि जहाँ यहाँ पर जितने भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं, वो सब औरतों के खिलाफ ही लिखे गए हैं।
जी। इनफैक्ट औरत वर्ड का भी मतलब इतना गलत है कि औरत वर्ड ही यूज नहीं करना चाहिए हमें। है ना? वो खैर कोई औरा बात से नहीं, आता वो है तो अरबी में, हम्म औरा, है ना? हम्म 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 हाँ, हम्म, हाँ, हाँ, मैंने भी ये पढ़ा था। मैं भी कोशिश कर रही हूँ बिल्कुल। कि मैं ख़वातीन बोलूँ, लेकिन क्या औरत इज़ इतना हम्म। मतलब इंग्रेन हुआ हुआ है। वो बचपन से हमारे दिमाग में इतना ज्यादा, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में वो इतना ज्यादा उतर आया है ना कि हम कुछ और बोलना भी चाहें तो फिर भी जो हमारे मुंह से वही निकल जाता है। कभी बिल्कुल। कभी इंशाल्लाह भी निकल जाता है। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी निकल जाता है हाँ। कभी-कभार। जी। अच्छा, आप क्योंकि वक्त अब काफी कम रह गया है तो मैं थोड़े जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना उन्हें मैं ले लेता हूँ। जी, बिल्कुल। आप अपने काम के बारे में आप बताइए कि इन बुराइयों से लड़ने के लिए अब तक आपने क्या क्या किया है, और आपका जो चैनल है, हुँ। होली ह्यूमैनिस्ट आपका चैनल है, उसका क्या मकसद है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जी, तो बेसिकली ऑब्वियसली ये जब आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं, आपको लगता है कि क्या मैं सिर्फ़ एक ही इंसान हूँ जो मुझे पता चल गया है कि ये शायद ये हम्म सब झूठ हो सकता है कि ये बहुत बड़ा तमाशा खेला गया है और हम सब मतलब इसमें अंधे हैं इस बहुत बड़े खेल में। तो तकरीबन लाइक 1.5 साल तक मैंने मतलब कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ़ ट्विटर पे थी और यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रही थी एंड फिर मुझे लाइक यकीन और एहसास हुआ है कि लोग हैं जो मेरी तरह सोचते हैं और ये लोग एक्चुअली डर को साइड पे रख के ये सामने आके बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं अपनी जान को खतरे में डाल के बात कर रहे हैं। और फिर मुझे लगा कि ऑब्वियसली मैं भी एक वेस्टर्न कंट्री में बैठी हूँ, मैं बहुत ही प्रिविलेज्ड पोज़ीशन में हूँ, तो अगर मेरे साथ ये हुआ है, मेरा सिर्फ़ एक ही रास्ता था निकलने का और वो था मेरा पासपोर्ट, जो मुझे पता है कहीं ज़्यादा औरतें होंगी मेरी सिचुएशन में जिनके पास ये पासपोर्ट और ये निकलने का रास्ता नहीं है। सो ऑब्वियसली वो ये बात मुझे लगा ऑब्वियसली शरीयत देख के आपको वैसे भी अ, औरत होते हुए आपको लाइक आपको एंग्ज़ायटी होती है कि ये जो लॉ एग्ज़िस्ट कर रहा है, जो इतने मुल्कों में मतलब लोगों को गवर्न कर रहा है, ये औरतों को दबा के रख रहा है एंड इनकी जो बेसिक राइट्स हैं ये मतलब इट्स स्नैचिंग देम अवे एंड सो आई गॉट टू अ पॉइंट वेयर आई वाज़ लाइक ओके अगर मेरे पास एक प्लेटफ़ॉर्म है, तो मैं क्यों नहीं अपनी आवाज़ उठाऊँ? और अगर छोटी-सी भी चीज़ें औरतों को पता चले कि अब जैसे मैंने औरत यूज़ किया अगेन देखा नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, जी, आप जैसे यूज उनको कीजिए। उनको छोटी चीज़ें जैसे आप अपना निकाहनामा जो आपका ब शादी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसपे आप उसमें आप तलाक का हक ज़रूर डालें, आप लड़ें उस हक के लिए। ये छोटी चीज़ें ऑब्वियसली जो आप लोगों को एडवाइस हम्म। देना चाहते हैं क्योंकि आप इतनी बुरी सिचुएशन से गुज़रे हैं और फिर ये मुझे मल्टीपल जो शादी की कॉन्सेप्ट है ना, हुँ, ये इसमें आप मतलब विदाउट जो पहले से वाइफ होती हैं उनसे बिना कंसेंट के भी दूसरी शादी कर सकता है एक हस्बैंड। जी। तो ये भी कंडीशन उसमें डाली जा सकती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट अगर जो, क्योंकि गरीब लोग होते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होता है, जो मतलब आम इंसान होते हैं, हुँ, उनको तो इसके सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं इस मजहब के। हाँ, जबकि इसके उलट अगर हम देखें कि जो इन्हें इस मजहब को बहुत अच्छी तरह से समझता है, वो अपने साथ गलत नहीं होने देगा। हुँ, उसे पता है कहां पर हमें किस कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीजें डालनी है। हुँ, तो ये चीजें भी मैंने बहुत नोटिस की हैं कि जिन्हें इसकी नॉलेज होती है ना, उन्हें लूप होल्स पता होते हैं, वो हाँ, उसका फायदा उठा के अपने साथ गलत होने से बचा लेते हैं। लेकिन ये गलत आम लोगों के साथ बहुत होता है। हाँ, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली जी। एंड ये हम्म उनकी गलती नहीं है, ये गलती है कि उनको कभी बताया नहीं गया, उनको अपने हक खुद नहीं पता। जो नाउ ज़्यादातर मुल्कों में औरतों का हक है कि अगर आप आप खुद खुल्ला ले सकते हैं कोर्ट में, आपको ये इजाज़त तो दी गई है और जैसे इंडिया में ट्रिपल तलाक उन्होंने बैन किया हुआ है। तो ये छोटी चीज़ें एक मुझे सेकंड, जी। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं अभी आया, मैं जरा मैं म्यूट करके जा रहा हूं अपने आप को, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए अपना सवाल का जवाब। जी, ठीक है। तो या मैं भूल गई थी मैं क्या कह रही थी अब। लेकिन हाँ, बेसिकली जो ज़फ़र ने उससे पहले सवाल किया था मेरे चैनल के बारे में और एक्टिविज़्म के बारे में। मेरा ये मकसद है कि मेरा जो चैनल है होली ह्यूमनिस्ट अ, अभी बाय द वे इट्स वेरी अर्ली डेज़, इट्स जस्ट आई हैव ओनली स्टार्टेड 3 मंथ्स अगो। लेकिन मेरा ये मकसद है कि जो चीज़ें मैंने देखी थी या जब मैं इस्लाम से मेरा ईमान हट रहा था, जो चीज़ें मेरे लिए मायने रखती थी और जो मुझे बहुत
ख़ास और गहरी लगीं कि ये इन वजहों से मैंने इस्लाम छोड़ा। जी, मेरा ये मकसद है कि ये मैं वही चीज़ें अम, मैं और ज़बरदस्ती मैं आपको मतलब कन्वर्ट या इस्लाम से हटाने की कोशिश नहीं कर रही। मेरा प्लेटफ़ॉर्म ज़्यादातर मेरी कोशिश है कि मैं औरतों तक पहुँचूँ औरतें क्या औरतों तक पहुँचूँ कहिए, क्योंकि कहिए आप। जी, जी। ये जो क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना मुझे मुझे लगता है जो हुँ। ख़ास तौर पे साउथ एशिया में हमारी एक बिल्कुल, बहुत क्योंकि आपने इतना सब कुछ झेला है, बहुत जी, सही बात है आपकी। और ये इसी को हम इंसानियत कहते हैं कि जब एक इंसान एक बहुत कुछ झेलता है और वो उस चीज़ के लिए फिर आगे निकलता है लड़ने के लिए, कि जो कुछ मैंने झेला आगे वो किसी और को ना झेलना पड़े, इसी को जी, इंसानियत कहते हैं। तो ये बहुत जी। अच्छा आप काम कर रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, ब लेकिन बिल्कुल आई मीन लाइक मेरा फ़र्ज़ है ये कहना, अगर मैं नहीं कहूँगी, अगर मैं इतनी मतलब मैं सही सलामत यहाँ पे रह रही हूँ, अगर मेरी एक आवाज़ है, मेरी एक्सपीरियंस है और मैं कुछ नहीं कहूँ तो मैं कैसे सोऊँगी रात को? सो जी, ये ऑलमोस्ट एक फ़र्ज़ बन जाता है जब आप एक्चुअली देखते हैं, जैसे मैं कह रही थी साउथ एशिया में एक बहुत बड़ा मसला जहाँ तक मुझे लगता है, एक ये है कि हम ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में जो बहुत मतलब गंदी, बुरी चीज़ें ये छोटी बच्चियों की शादियाँ, ये अम, मदरसे में जो होता है, ये जो रेप कल्चर है, ये जो विक्टिम ब्लेमिंग कल्चर है, ये सब मतलब हम अंधे होके कहते हैं कि ये हमारा कल्चर का हिस्सा है। लेकिन नहीं, इससे इस्लाम का बहुत बड़ा ताल्लुक है और मैं अपने चैनल में सिर्फ़ ये दिखाना चाह रही हूँ कि इन सारे मसलों को ना हम कल्चर का नाम दे सकते हैं क्योंकि इस कल्चर और इस्लाम साउथ एशिया में इतना करीब मतलब इतना जुड़ा हुआ है कि आप एक चीज़ की बात नहीं कर सकते दूसरी चीज़ के बगैर, इफ दैट मेक्स सेंस। कल्चर और रिलिजन जी, मतलब बहुत इंटरट्वाइंड है। और ये जी, जैसे मेरे दोस्त हैं, मेरे जो जो यंग जवान लड़कियाँ हैं वेस्ट में भी जो रह रहे हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मेरे जो वीडियोज़ हैं, मैं उनको छोटी-छोटी चीज़ें कह रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि आप एक मर्द से आपकी अक्ल कम है? क्या आपको लगता है कि आपको आधा हिस्सा मिलना चाहिए ज़मीन जायदाद की व्हाटएवर? एंड जब उनके बाय डिफ़ॉल्ट उनके जवाब है नहीं, नहीं हम उनसे उनके बराबर हैं, तो आप जो एक्चुअल सोर्सेज़ दिखा रहे होते हैं ना कुरान के जो इसके बिल्कुल ऑपोज़िट कह रहे हैं, तो तब उनको एक्चुअली एक दे हैव अ मोमेंट ऑफ पॉज़ लाइक उनको एक 1 सेकंड के लिए उनको लगता है कि एक्चुअली ये लिखा है? एंड अगर मैं सिर्फ़ इन औरतों से मतलब ये मैं अपने खुद एक्सपीरियंस देख के और उनको ये बातें बता के उनको एनकरेज करूँ कि मुझे लाइक अपने पोज़ीशन डिफेंड करने के लिए भी लाइक मुझे गलत साबित करने के लिए भी आप जाके अपने सोर्सेज़ पढ़ें। क्योंकि खुद जब आप जी, पढ़ेंगी, आप 21st सेंचुरी की औरत होके, आपको डेफ़िनिटली आपको गलत लगेगा, कुछ अंदर से सही नहीं लगेगा। और मुझे मैसेजेज़ आए हैं काफ़ी मेरे खुद जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं करीब, जो खुद अपने आप को मुसलमान मानते हैं एंड हालाँकि उनको शायद अच्छा भी नहीं लग रहा हो कि मैं क्या कह रही हूँ इंटरनेट पे सबके सामने, लेकिन प्राइवेटली वो मैसेज करते हैं कि थैंक यू सो मच क्योंकि आपने मुझे एट लीस्ट ये चीज़ दी है कि मैं जाके पढूँ, मैं और एजुकेट हूँ इस बारे में क्योंकि लाइक मैं सोचती थी इस बारे में लेकिन मैंने बस दिमाग के पीछे रख दिया था क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मैं ईद इज़ फन एंड जी, रमज़ान कैन बी फन और ये वो। लेकिन एक्चुअली जब हक की बात आती है, जब हैसियत की बात आती है, जब औकात की बात आती है तो फिर प्रॉब्लमैटिक ये चीज़ें उनके सामने आती हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं है डिफेंड करने के लिए एंड अगर वो मुसलमान अभी भी मतलब नाम से हैं तो दैट्स स्टिल फाइन लेकिन अगर उनका दिमाग खुले, ये मेरा मकसद है सिर्फ़ कि उनका दिमाग खुले। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो शुक्रिया। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ जाके एक बार इनका चैनल देखें, सब्सक्राइब करें। और क्या आप मतलब उर्दू में भी आप कंटेंट बनाने का है आपका प्लान? इस बारे में थोड़ा-सा बताएँ? जी, बिल्कुल। ऑब्वियसली अभी तक मैं सिर्फ़ इंग्लिश में कर रही थी क्योंकि मैं तकरीबन वीडियोज़ बना रही थी जब मेरा दिल कर रहा था कि ओह! ये टॉपिक ये मेरे लिए बहुत मायने रखता था, मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं एक्चुअली बहुत स्लोली अपना एक्टिविज़्म शुरू कर रही थी, लेकिन इट्स गॉट अ लॉट ऑफ पॉज़िटिव फीडबैक एंड आई नो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं उर्दू में भी करूँ। एंड मुझे पता है कि जो जो मेरी जो रीच जो मैं चाहती हूँ,
ख़ास तौर पे जो औरतें साउथ सबकॉन्टिनेंट में हैं, मैं उन तक ये मैसेज पहुँचाऊँ, उसके लिए मुझे उर्दू में बात करना पड़ेगा। तो मैं ऑब्वियसली सिर्फ़ टाइम का मसला है अभी, वरना मैं बहुत जल्दी उर्दू में भी करने वाली हूँ ये सारे वीडियोज़। जी। इफ यू गाइस कैन टॉलरेट माय उर्दू, पता नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी। नहीं नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बहुत इजीली समझ पा रहा हूँ। बाकी ओके, व्यूअर्स का नहीं कह सकता, बट आई डोंट थिंक इतनी बुरी उर्दू है आपकी, बहुत अच्छी बोल पा रही हैं आप। थैंक यू। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, वैसे आप मतलब एथीस्ट हैं या एग्नोस्टिक हैं, क्या मतलब अब इस समय क्या आपका? जी, आई मीन मैं किसी मज़हब में बिलीव नहीं रखती, मैं किसी खुदा में बिलीव नहीं रखती, मैं साइंस, लॉजिक, एविडेंस, रैशनल इन सब चीज़ों पे ध्यान देती हूँ। लाइक तो हम्म, एथियज़्म एंड एग्नोस्टिसिज्म मुझे लगता है कि दो वो खुद भी अलग चीज़ें हैं। एक नॉलेज के साथ डील करता है और एक बिलीफ के साथ डील करता है। तो बिलीफ वाइज़ आई विल से कि बिकॉज़ आई हैव नो एविडेंस फॉर अ गॉड, उस लिहाज से मैं अपने आप को एथियस्ट कह सकती हूँ। कोई इंसान कह सकता है कि उनको 100% कुछ पता है, नहीं, तो इसलिए मैं कहूँगी कि उस लिहाज से मैं एग्नोस्टिक भी हूँ। अ, लेकिन हाँ, अगर एविडेंस हम्म, कभी ना किसी दिन पता नहीं खुदा की तरफ आएगा तो आई विल बिलीव इन गॉड, लेकिन तब हम्म। तक मेरे जो वैल्यूज़ हैं वो एनलाइटनमेंट वैल्यूज़ हैं, व्हिच साइंस और इंक्वायरी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम रिलिजन, ये सारी चीज़ें मतलब ये मैं बहुत-बहुत मानती हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर हम जैसे रिलीजन को हटा दें, तो क्या एथीज्म है, क्या वो दुनिया में पीस ला सकता है? आपकी इस पर क्या राय है? क्योंकि मोरालिटी जो है, उसके बारे में आपको क्या लगता है कि वो कहाँ से मिलेगी एथीस्ट लोगों को? सबके अपनी अलग अलग राय होती है, मैं ज्यादातर ये क्वेश्चन करता हूँ लोगों से, जी। तो आप इस पर अपनी राय बताएं। जी, देखिए मुझे नहीं लगता कि लाइक मज़हब और मोरालिटी का कोई मतलब इतना गहरा रिश्ता है। मुझे नहीं लगता कि मज़हब से नेसेसरीली आपको मोरालिटी मिलती है। जैसे फ़र्ज़ करें, पर्सनली फ़ॉर मी, मैं मुसलमान थी और मुझे पता था कि किसी की जान लेना, किसी को कत्ल करना, किसी से झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना, ये सब सब गलत बातें हैं। लेकिन अब इस्लाम छोड़ के भी मुझे ये पता है कि ये सब गलत बातें हैं, लेकिन इस्लाम ने ये चीज़ें मुझे सिखाई नहीं हैं। एंड आई थिंक ये क्या स्टीवन वाइनबर्ग शायद उसका नाम है, उसने कहा कि मज़हब के बगैर भी अच्छे लोग अच्छे काम करेंगे, बुरे लोग बुरे काम करेंगे, लेकिन अच्छे लोगों से बुरे काम करवाना सिर्फ़ मज़हब ही करवा सकता है। अम, जी तो जी। तो हम्म, इसमें भी मैं बहुत मानती हूँ, लेकिन अम या आई थिंक मोरालिटी इज़ समथिंग जो हमारे अंदर पहले से ही है। एज़ अ जी। स्पीशीज़, पता नहीं जो भी हमारे अंदर देयर इज़ एन इन्हेरेंट मोरालिटी, और उससे मज़हब का कोई लेना-देना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, थोड़ा-सा आपको डर लगता है जब आप एक इस्लाम की तरह कोई मज़हब छोड़ते हैं, क्योंकि आपका पूरा वर्ल्ड व्यू वो मतलब कब्ज़ा कर लेता है। तो जब इस्लाम आप छोड़ते हैं, आपको लगता है कि एक्चुअली मेरा मॉरल कंपास है क्या? मेरे बाउंड्रीज़ क्या हैं? मैं किन चीज़ों को मानती हूँ, मैं किन लोगों के लिए लड़ूँगी। तो ऑब्वियसली मुझे मुझे ये चीज़ें खुद सोचनी पड़ी, लेकिन सिंपल सी बात है कि इंसान इंसानियत है, हम सब इंसान हैं, तो वो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ वैसे भी अप्लाई करते हैं, चाहे आप किसी भी मज़हब से हैं। और हाँ, तो या तो आई जी। जस्ट डोंट थिंक मोरालिटी नीड्स टू कम फ्रॉम अ रिलिजन। आई जैसे मेरी जो खुद की राय है ना, इट्स लाइक कुछ देखिए, बेसिक मोरालिटी तो हमें जानवरों में भी दिखती है। जैसे कि हम हाँ, देखते हैं, हमारे पास कई बार बहुत इस तरह की वीडियोस आती हैं कि जो जानवर हैं वो भी एक दूसरे की जान बचा रहे हैं कभी कभी। तो क्योंकि जी, वो इतने हाई इंटेलिजेंट भी नहीं है, तो उनके अंदर इंटेलिजेंसी भी बेसिक होती है, तो उनके अंदर मोरालिटी भी बेसिक ही होती है, तो वो बेसिक मोरालिटी तो हमें वहां भी दिखती है। उनका जी। तो कोई रिलीजन नहीं होता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि रिलीजन के बेस पर ही मोरालिटी बनती है? जी। जी, बिल्कुल, और अगर आप देखें कि मज़हब के नाम पे कितने कितनी बुरी चीज़ें हुई हैं थ्रूआउट हिस्ट्री, तो आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते कि मज़हब का मतलब है कि मोरालिटी लाना दुनिया में। और जहाँ तक मुझे लगता है कि लाइक स सब सब इंसान, एवरीबॉडी इज़ एंटाइटल्ड के टू देयर ओन ओपिनियन, सबकी राय हो सकती है। लेकिन अगर आपकी राय इस तरह है कि आप यू नो किसी और की बेसिक जो हक हैं जीने का वो छीन रहे हैं, तो फिर आपकी राय गलत है।
जी, आप सबको हक दें जीने के लिए और ज़िंदगी खुद ब खुद आसान है, आपका मॉरल कंपास भी खुद ब खुद आपको मिल जाएगा आसानी से। और एक्चुअली आप ज़्यादा मतलब अब मैं अब नाउ आई स्लीप सो मच बेटर एट नाइट, क्योंकि ये जो कुरान में जो इतनी नफ़रत आपके अंदर डाली जाती है बचपन से कि आप यहूदियों से, ईसाइयों से नफ़रत करें, आप जी, होमोसेक्सुअल से जी। नफ़रत करें। जब आप ये सब चीज़ें मतलब पीछे छोड़ जाते हैं इस्लाम के साथ, अब हुँ, अब अब आप सबसे एम्पैथाइज़ कर सकते हैं, आप सबसे प्यार कर सकते हैं, आप सबको इंसान समझ सकते हैं, क्योंकि आपका कोई अल्लाह नहीं कह रहा कि ये दुनिया के सबसे बुरे लोग हैं, या ये जहन्नम में जलेंगे पता नहीं कितने सालों तक। ये सब हट जाता है, और हुँ। एक्चुअली आप सब इंसानियत के लिए, आप जानवरों के लिए, आप प्लांट्स के लिए आपकी जो इज़्ज़त है ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम सब इस प्लैनेट पे हैं लाइक फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। So I don't know why we're having these stupid arguments. जी, जी। जी, तो नूरिया जी म अ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे लगता है कि अब हम आज के शो को अब हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और बाकी कभी मौका लगा तो फिर आपको कभी डिस्कशन सीरीज़ में बुलाया जाएगा, जो हर संडे तो नहीं अब लेकिन किसी-किसी संडे होती है। तो उसमें हम कोई पार्टिकुलर एक टॉपिक लेकर उस पर फिर कभी डिस्कशन कर सकते हैं। जी, तो ठीक है। जाने से पहले जी, कोई मैसेज आप लोगों को देना चाहें तो बिल्कुल दे सकती हैं। कुछ ऐसा ख़ास मैसेज नहीं है जो मैं पहले नहीं कह चुकी, लेकिन ऑब्वियसली जस्ट अगर कोई औरत, मुसलमान औरतें अगर आप सुन रही हैं तो प्लीज़ आई मीन मेरे चैनल पे जाके, होली ह्यूमनिस्ट पे जाके मेरी बातें सुनें। अगर आपकी राय अलग है मुझसे, प्लीज़ मुझे बताएँ क्यों? और अगर मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ आप ये आयतें पढ़ें, तो आप खुद जाके अपनी लैंग्वेज में पढ़ें। दिस इज़ ये मेरा मैसेज हमेशा होगा कि प्लीज़ आप कुरान इमोशनली डिटैच्ड होके एक दफ़ा सही से पढ़ें, एंड आप खुद सोचें कि क्या ये मेरी हैसियत है? ये जो मेरे अल्लाह ने जो मुझे दबा के रखा हुआ है इस कुरान की वज़ह से, क्या ये मैं डिज़र्व करती हूँ? स्पेशली अगर आप वेस्ट में रह रहे हैं, आप प्लीज़ ये कॉग्निटिव डिसोनेंस देखें, लाइक जो दुनिया बाहर चल रही है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आपका कुरान कह रहा है, ये सब एक बहुत बड़ा मिसमैच है। तो या प्लीज़ लाइक दैट्स माय मैसेज ओनली इज़ जैसे किसने कहा, अबू सिना ने कहा है कि कुरान पढ़ेंगे तो खुद ब खुद लोग इस्लाम छोड़ देंगे। वही होगा जी। मैसेज मेरा। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है और एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई जो इन्होंने कहा, हम सभी कहते हैं अक्सर कि ठीक है आप पढ़ें इसे, लेकिन अपना जो वो अकीदा है ना, उसे एक तरफ रखने के बाद पढ़ें। क्योंकि अगर आप उसे अपने अकीदे को साथ लेकर पढ़ेंगे तो फिर तो आप हर हर जगह आप जस्टिफिकेशन ही लगाते चले जाओगे खुद ही। इसलिए थोड़ा-सा एक बार फ्री थिंकिंग के साथ में आप उसे पढ़ें। तब आपको बिल्कुल, समझ आएगा कि एक्चुअली में क्या है और क्या नहीं है। क्या आज़ाद हो जाएँ। जी। जी, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच जी, सफ़र, थैंक थैंक यू यू। सो मच नूरिया जी आईं, बहुत समय दिया, बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए उनसे मिला, उनकी कहानी के बारे में पता चला और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख़्याल रखिएगा, खुश जी, आप रहिएगा। भी, और आपका एटीट्यूड भी बिल्कुल सही है, आप ना इन ड्रामे में पड़ें, आप अपना काम करते रहें, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच। मैं थैंक हमेशा यू। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बेकार के जो ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ मतलब जो चलते रहते हैं, मैं कभी भी इनमें नहीं पड़ता। तो मैं हमेशा अपना काम इसी तरह करता रहूँगा। व्यूअर्स को जी, भी मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल, कभी आई भी एम इन चीज़ों में एग्ज़ैक्टली ना द पड़ूँगा। सेम, आई जी, कंप्लीटली एग्री। बिल्कुल। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। जी, थैंक यू सो और हम मच। सब हैं आपके साथ, आई होप यू नो दैट, जो भी सब देख रहे हैं, हम सब हैं आपके बिल्कुल, साथ। बिल्कुल। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच, बाय। थैंक यू। सभी अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, कट्टरता से बचें। सभी का शुक्रिया। जय हिंद, साइंस ऑफिस।